ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हमारा सब्सक्राइबर 1K प्लस यानी 1000 से अधिक हो गया है। इसमें आप सभी लोगों का योगदान से ऐसा हो पाया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मेरा जो क्लास राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा वीडियो शूट हो रहा है और तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच बहुत कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए और समझने का प्रयास करिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आखिर किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग का कहानी शुरुआत हुआ था 1885 से लेकर और यह कहानी 1947 तक जाएगा। तो पहला वीडियो में हम लोग कांग्रेस को स्थापना को लेकर देखे थे। दूसरा वीडियो जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उसके लेकर कैसा कैसा विचार लोगों के मन में था उसको लेकर देखे थे। और उसके बाद हम लोग आज तीसरा क्लास देखेंगे, उसके चरण बाय चरण देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का लोग भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिरूप या पैटर्न तैयार करता है और किस प्रकार से आंदोलन को जारी रखता है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का आज पहला चरण पर हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है उदारवादी चरण। उदार मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए दिल से काम करना, मन से काम करना, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाला कोई बात नहीं करना, तो उसको हम लोग कहते हैं उदार। उदार मतलब होता है कि आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो प्रेम से कहते हैं, इसी को कहते हैं उदार। और कांग्रेस का जो शुरुआती स्टेज है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक, 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना होगा जो आपको हम बताएंगे, बंगाल विभाजन। तो जब कांग्रेस का स्थापना होता है वहाँ से लेकर बंगाल विभाजन तक जो पूरा क्रम चलता है कांग्रेस के अंतर्गत, उस काल को हम लोग कहते हैं उदारवादी चरण। और उदारवादी चरण में कांग्रेस में जो भी व्यक्ति होंगे वह उदार मन के होंगे। मतलब इसका लक्ष्य कैसा होता है तो इसको हम 3 रूप में खंड में बांट कर पढ़ेंगे। एक कि इसमें कैसे कैसे लोग थे, किस प्रकार के नेता भाग लिए थे। एक देखेंगे कि इसका कार्य करने का शैली क्या था उदारवादियों का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सीमा कहाँ तक लिमिट हो गया, सीमित हो गया था। तो चलिए सीधा हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं। तो उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक के चरण को कहा जाता है। और जो भी कांग्रेस नेता इसमें शामिल था उसको हम लोग उदारवादी कहते थे। तो उदारवादी चरण में जो भी नेता इसमें शामिल थे उस लोगों को उदारवादी कहते थे। इसका प्रभाव 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अब देखिए इन लोगों का लक्ष्य क्या रहता है। इसका नीति रहता है अनुनय विनय करने की। मतलब कांग्रेस में कोई काम कांग्रेस को अगर करवाना है अंग्रेज से तो उसको अनुनय विनय की नीति के तहत करवाएगा। मतलब आवेदन देगा लिख के कि सेवा में श्रीमान अंग्रेज महोदय, हमको ऐसा ऐसा काम है, कृपया करके काम करने की कष्ट करे। अब अंग्रेज देख रहा है कि इतना नरम दिल का आदमी इतना आसानी से कर रहा है और उस बात का कोई वैल्यू नहीं देता है। तो आप याद रखिएगा इसका लक्ष्य है अनुनय विनय की नीति। 1885 से 1905 तक चलता है। उसके बाद प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन मतलब आवेदन के माध्यम से वह चाहता है कि अपना बात अंग्रेज तक पहुंचा दे, भाषण के माध्यम से चाहता है कि अपना बात अंग्रेज तक पहुंचा दे, या लेख के माध्यम से चाहता है कि अपना बात अंग्रेज तक पहुंचा दे। और इन सबों में याद रखिएगा मध्यम वर्ग से और इस सभी के माध्यम से चाहता है कि ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपना मांग रखेंगे तो ब्रिटेन क्या करे, ब्रिटिश का लोग क्या करेगा, अंग्रेज क्या करेगा, सुन लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी बात हम आपको बारी बारी से बताएंगे। अभी पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं कि जब 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो चरण देखिएगा, इस चरण को उदारवादी चरण कहते हैं। और इस चरण में हम लोग का जो नीति था, अंग्रेजों कांग्रेसियों का जो नीति था, जो भी कांग्रेसी उदारवादी नेता थे वह अपना जो मांग रखते थे अंग्रेज हुकूमत यानी ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष, उसमें चाहते थे कि अनुनय विनय नीति, भक्ति प्रार्थना के माध्यम से रख दे, प्रेम से रख दे। उसके बाद चाहते थे कि लेख के माध्यम से, अपना भाषण के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी बात को रखे।
तो और वो याद रखिएगा, लेकिन ऐसा कुछ अंग्रेज मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इन लोग का लक्ष्य यही था। अब उसके बाद देखिए दूसरा, जिस समय उदारवादी चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो इस उदारवादी चरण में अंग्रेजों के लिए अगर कांग्रेस के तरफ से कोई कार्य कर रहा था या किसी का वर्चस्व था तो वो गरीब लोगों का कोई वर्चस्व नहीं था, किसान लोगों का कोई वर्चस्व नहीं था कांग्रेस में, महिलाओं का कोई वर्चस्व नहीं था अंग्रेज में, सॉरी कांग्रेस में सिर्फ वर्चस्व था किसका, तो मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग का। जैसे वकील का वर्चस्व था इस समय कांग्रेस में उदारवादी चरण में, इस समय पत्रकार का वर्चस्व था, इस समय प्रोफेसर का वर्चस्व था, इस समय डॉक्टर का वर्चस्व था, इस समय इंजीनियर था। यह सब लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। तो सुनने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है कि उदारवादी चरण जब 1885 से लेकर 1905 तक के चरण को देखिएगा तो इसमें गरीब लोग कहीं से कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं। कांग्रेस में प्रभाव रहता है तो बुद्धिजीवियों वर्ग का, जिसमें वकील आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, इन सबों का प्रभाव रहता है कांग्रेस में। आपको बता दिए यहाँ पर किसान का कोई प्रभाव वर्चस्व नहीं, मजदूर का कोई वर्चस्व नहीं, महिलाओं का कोई वर्चस्व नहीं होता है। और इस चरण में जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं शामिल, उसमें याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी इसका प्रमुख नेता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका प्रमुख नेता बनते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं, फिरोज शाह मेहता बनता है, मदन मोहन मालवीय रहते हैं और उमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। इन सब नेता को उदारवादी नेता कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो एक बार हम तुरंत शॉर्टली रिवीजन करेंगे कि उदारवादी चरण कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1885 से 1905। इन लोग का कैसा अंग्रेज के समक्ष अपनी बात किस प्रकार से रखते थे, तो अनुनय विनय की नीति, प्रार्थना की नीति से, प्रतिवेदन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लेख के माध्यम से, और इन सभी के सम्मुख अब ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपनी बात रखने का प्रयास करते थे। उसके बाद आप देखिए मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग इसमें वर्चस्व में थे। कौन, कहाँ से कब तक में कब तक, 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग का वर्चस्व था। किसान का वर्चस्व नहीं था, मजदूर का नहीं था, महिलाएं का नहीं था। और इसका प्रमुख नेता हम आपको बता दिए कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, उमेश चंद्र बनर्जी, इन सब प्रमुख नेता का वर्चस्व था किसमें, तो 1885 से 1905 तक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कार्य करने का प्रणाली क्या था। तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर, पिछले वीडियो में कि 1885 से 1905 तक जो उदारवादियों का चरण है, इस चरण में और आगे भी कांग्रेस क्या करते हैं कि हर साल दिसंबर महीना में लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को इकट्ठा करके एक सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन को अधिवेशन कहा जाता है। तो अधिवेशन शब्द बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो अधिवेशन का टॉपिक क्लियर कर लीजिए कि कांग्रेस प्रत्येक साल के अंत दिसंबर महीना में सभी लोगों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग को अधिवेशन नाम दिया गया है। जैसे कि इस बार 2024 है, अगर इस साल कांग्रेस रहता दिसंबर, 2025 अभी चल रहा है, अगर 2024 में होता तो दिसंबर में हो गया रहता, फिर इस साल 2025 में अधिवेशन होता तो दिसंबर में नाम होता। उसी प्रकार से 1885 जब शुरू हुआ तो हर साल दिसंबर महीना में अधिवेशन होता था। और कार्य प्रणाली को समझते हैं। पहला बात कि अधिवेशन ये लोग बुलाकर जिस पर बात करना रहता उसका प्रस्ताव अपने में पारित करते थे और पारित करके चाहते थे जनता भी थोड़ा समझे कि हम क्या पारित करना चाहते हैं, इसके लिए पेपर में छपवाते थे और पेपर में छपवा कर लोगों को सूचित करते थे कि हम अंग्रेज से क्या मांगना चाह रहे हैं। तो आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष अधिवेशन बुलाते थे, बैठक बुलाते थे और बैठक में जो भी प्रस्ताव पारित होता था उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे जिससे आम जनता भी समझ सके कि क्या पारित किया है, क्या कहना चाहता है। उसके बाद इसमें अत्यंत नम्रता पूर्वक पूरा प्रार्थना के साथ, सेवा में श्रीमान अंग्रेज महोदय आप मेरा बात मानने की कृपा कष्ट करें, इस प्रकार समझ नम्रता पूर्वक अंग्रेज पढ़ता था, दिल खुश काम ही नहीं किया, ऐसा करते थे कौन, अंग्रेज। तो नम्रता पूर्वक पूरा विनम्र भाव से अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से रखते थे, परिचित करवाते थे और इसे में अंग्रेज सुनेगा। अंग्रेज तो हमेशा अपना
सिक्का उछालने का प्रयास करता था, अपने फायदा के बारे में सोचना चाह रहा था। तो इस सब का बात नहीं मानता, जिसमें उसका भलाई वही बात सिर्फ मानता था। उसके बाद देखिए, भारतीयों जो मांग रखते हैं, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये 2-4 लाइन आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। भारतीयों अपना मांग रखने के लिए या अपनी मांग मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि भारतीयों अपना मांग रखने के लिए ब्रिटेन में किसका गठन करते हैं, भारतीय सुधार समिति का। और ये गठन होता है 1887 ईस्वी में ब्रिटेन में, और इसका अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए, यही लोग जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते थे, इसी लोगों की परिणाम है कि अधिवेशन करने का परिणाम है कि उन्हें 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बन के कहाँ आया था, भारत। भारतीयों के लिए भारतीय परिषद अधिनियम बन के 1892 ईस्वी में आया था, और यही लोगों का परिणाम था ये। उसके बाद देखिएगा, भारत इसी में कहा गया था 1892 जो भारतीय परिषद अधिनियम है कि भारतीय व्यय की समीक्षा की जाए। मतलब भारत में कितना खर्चा होता है, कितना रुपया कहाँ जाता है, इसका पूरा समीक्षात्मक बैठक किया जाए। और इस आयोग को कहा गया वेल्बी आयोग। वेल्बी आयोग क्या होता है कि भारत में कितना रुपया खर्चा होता है, इसी का समीक्षा करने के लिए बैठाया गया था या बनाया गया था एक आयोग को, उसको कहते हैं वेल्बी आयोग। तो वेल्बी आयोग क्या है, तो 1892 ईस्वी में बन कर आया था भारत, और ये भारतीय व्यय की क्या करता था, समीक्षा करता था। और इन लोगों की कार्य प्रणाली में एक और बात है, धर्मनिरपेक्ष नीति। इन लोग का नीति था धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान सम्मान देना है, समान इज्जत देना है सभी धर्म के लोगों को। तो यही लोग ना इसीलिए ने सोचे थे कि सभी धर्म के अध्यक्ष बनाते हैं। आप लोग सुने होंगे, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने, मुस्लिम अध्यक्ष बनाए थे बदरुद्दीन तैयब जी को, उसके बाद अंग्रेजों से एगो अध्यक्ष ले लिया था जॉर्ज यूलिया को। तो सभी धर्मों से अध्यक्ष बनाते थे कौन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसका नीति क्या था, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म को मानने वाला। उसके बाद ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया गठन किया गया लंदन में 1889 ईस्वी में, जिसका सचिव बनाया विलियम डिग्बी को। विलियम डिग्बी इसका सचिव थे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, और यह भारतीयों को मांग को देखते थे कि क्या मांग करते हैं, इस मांगे पर इसलिए बनाया गया था। और लंदन में 1890 में भारतीयों को मांग पर क्या मांग करते हैं, इसके लिए एक पत्रिका छप रहा था जिसका नाम था इंडिया पत्रिका। लंदन में कब प्रकाशन शुरू हो गया, तो 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा। इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1890 में हुआ था लंदन में, और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया 1889 में इसका गठन कहाँ हुआ था, लंदन में। इसका सचिव था विलियम डिग्बी, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं उदारवादियों की सीमा, मतलब उदारवादी चरण के जो भी लोग मानने वाले थे, इसका सीमा कहाँ तक रह गया। इसी में एक कार्य प्रणाली में आता है दादा भाई नौरोजी, जो आपको मालूम होना चाहिए, धन का निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि कैसे अंग्रेज भारत से धन ले जाते हैं और इसका कैसे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस सब के बारे में धन का निष्कर्षण सिद्धांत या धन का बहिर्गमन सिद्धांत आपको दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब चलिए थोड़ा देखते हैं उदारवादियों की सीमा। कांग्रेस जब 1885 से 1905 की हम बात करते हैं, यह सिर्फ अमीरों की संस्था बन के रह गई, आम जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं रह पाया। यह भी एक खराबी इसका सीमा है। उसके बाद कांग्रेस में न्यायप्रियता में आस्था रखते थे। न्यायप्रियता ये लोग चाहते थे उस समय कि अंग्रेज जो भी कुछ करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। मतलब न्यायप्रियता का मतलब हुआ कि अंग्रेज जो भी कुछ करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं, इसलिए अंग्रेज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज के लिए कोनो मांग रखते थे अनुनय विनय नीति के तहत, नम्रता पूर्वक रखते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज बिना धमकी का सुनने वाला नहीं था। अंग्रेज बिना डरावना स्थिति में उसको लाने का या उसका बहिष्कार करने की स्थिति बिना मानने वाला था नहीं। लेकिन ये लोग मानते थे किसको, नम्रता पूर्वक, चाहते थे किसी तरह बात मान जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं। उसके बाद याद रखिएगा, ये लोग प्रार्थना और याचिका में विश्वास करते थे कि अंग्रेज मेरा बात मान जाए। लेकिन ऐसा कुछ मानने वाला वो था नहीं। तो याद रखिएगा, उदारवादियों की सीमा प्रार्थना याचिका तक ही सीमित रह गया। उसके बाद उदारवादी परिस्थिति के हिसाब से अपना नीति पर परिवर्तन नहीं कर सका, यह भी इसका कमजोरी है। तो क्या सब कमजोरी देखे, यह आम जनता तक पहुंचता तब सही रहता, लेकिन रह गया कहाँ तक, अमीरों तक संस्था।
उसके बाद न्यायप्रियता में आस्था रखता था। अंग्रेज ये चाहता था कुछ भी अंग्रेज करते हमारे भलाई के लिए, भी आपका गलत बात हो गया। उसके बाद यह प्रार्थना और याचिका तक ही सीमित रह गया, ये भी आपका गलत बात हो गया। और उदारवादी परिस्थिति बदला तो अपना नीति को नहीं बदला, जैसा नीति पुराना था वही नीति को मानते गया, ये भी आपका क्या है, गलत हो गया। अब याद रखिएगा वो कथन वायसराय डफरिन का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय डफरिन थे। और डफरिन का एक कथन याद रखिएगा, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है, डफरिन नहीं कहा था। और कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर कौन पुकारा, तो डफरिन कहा। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग देखे उदारवादी चरण, और अगला दिन हम लोग देखेंगे उग्रवादी चरण। 1905 के बाद की सारी घटनाओं को जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से घटना हुआ नहीं हुआ, सब बात को हम लोग डिटेल व्याख्या रूप में देखेंगे। यह चरण आपका थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं है, इसलिए लंबा वीडियो नहीं किए, आपको सटीक रूप से समझाने का प्रयास किए। अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूले, उग्रवादी चरण। उसी में बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे उसमें। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आता है आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जैसा आप लोग समर्थन दे रहे हैं इसी प्रकार से समर्थन देते रहे, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।